आज जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज मैं गिरधर राठी जी का जो संपूर्ण कविताओं का संकलन है, जिसका नाम है नाम नहीं, इसका नाम ही है नाम नहीं। तो आज मैं इसी पर बोलने वाला हूं आप। और उनके 4 संग्रह अभी तक आ चुके हैं राठी जी के, बाहर भीतर, उनिंदे की लोरी, निमित्त और अंत में संशय। इसमें उन चारों संग्रहों की कविताएं शामिल हैं। राठी जी हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य जो उनकी जो कविता है उसके 2 तरह के स्वर हैं। एक तो स्वर उनकी यह है कि उनकी कविता में राजनीतिक और सामाजिक संवेदना है, पर साथ ही वे एक तरह से आत्मचिंतन के भी कवि हैं और आत्मचिंतन वाली कविताएं भी उनके यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। मैं इसीलिए इस बात को रेखांकित करते हुए यहाँ पर वो कविता से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ जो इस संकलन में, यानी कि चारों कविताओं के संकलन में आखिरी कविता है। ये कविता है इसका क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, ये कविता है, आखिरी में कविता है। खुद उसके सिवा कोई सुनने वाला न था, दास्तां अपनी सुनाता था, भरता था खुद ही हंकारा। खींचा उसने एक चित्र, एक नंगे का कपड़ों पर सपना उभर आया, छेड़ी धुन लगा वह गरीब की गुहार थी। तभी उसने अचानक उठा थैला, एक बड़ी लंबी जम्हाई ली और चल पड़ा एक सूनी पगडंडी पर। इसका क्या अर्थ है। जाहिर है कविता एक सवाल पूछती है, और सवाल पूछती है उन चीज़ों के बारे में जो हमारी कविता या मनुष्य की जो सर्जना है उसके बारे में ये सवाल आदिकाल से है। 2 तरह के विचार रहे हैं कविता या कला को लेखन के बारे में। एक तो ये रहा है कि कविता कहीं न कहीं दूसरे को संबोधित है, और दूसरा जो विचार रहा है उसे जुड़ा रहा है कविता खुद किसी दूसरे को नहीं, आत्म को ही संबोधित है। और ये कविता पर ही नहीं, कला पर भी एक बात लागू होती है कि या संगीत में, कि जब आदमी खुद डूब के गाता है तो अपने लिए गाता है, किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं गाता है। ये जो मध्यकाल में जो कबीरपंथी थे, नाथपंथी योगी थे, मालवा में उनके बारे में प्रचलन है कि जो नाथपंथी योगी थे वो रात में निकल पड़ते थे और कहीं किसी जंगल में या कि बियाबान में या किसी गांव में अंधेरे में ठहरते थे और रात में गाते थे। वे किसी श्रोता को सुनाने के लिए नहीं गाते थे, वे किसी समुदाय को या आम लोगों को सुनाने के लिए ही गाते थे, वे खुद के लिए गाते थे। तो यही बात राठी जी ने इस कविता में कही है कि जो आप खुद के लिए भी करते हैं, खुद आत्म को जो संबोधित चीज़ें होती हैं उसका अर्थ यही होता है। हम अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर ये किसको संबोधित है, और ये तो समाज को संबोधित नहीं है, ये राजनीति को संबोधित नहीं है, ये दूसरों को संबोधित नहीं है। किसके लिए कविताएं लिखी जाती हैं? तो कविताएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं लिखी जाती हैं, कविताएं सिर्फ आत्म के लिए भी लिखी जाती हैं, अपने आप के लिए भी लिखी जाते हैं। जैसे वे नाथपंथी योगी रात में गाते थे, मालवा के अंचल में घूमते हुए और लोगों के बीच में विचरते हुए, वे किसी के लिए नहीं गाते थे। तो वैसे ही आधुनिक कविता भी, आधुनिक कला भी, संगीत भी हमेशा सिर्फ दूसरों को संबोधित नहीं होता है, वो अपने आत्म को भी संबोधित होता है। यही बात राठी जी ने इसमें रेखांकित की है। लेकिन राठी जी के बारे में सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आत्म को संबोधित हैं, हालांकि ऐसी कविताएं भी हैं उनके यहाँ। उन्होंने ऐसी कविताएं भी लिखी हैं जो समाज को संबोधित हैं। आपको याद होगा कि हिंदी के एक कवि श्री रघुवीर सहाय, यशस्वी कवि रघुवीर सहाय जी की एक बड़ी मशहूर कविता है रामदास। वो रामदास नाम के एक व्यक्ति की हत्या को लेकर के है। वो एक तरह से समाज में जो बढ़ती हुई निर्ममता है और असंवेदनशीलता है उसको बताने वाली कविता है, और वो हिंदी की न सिर्फ अत्यंत मशहूर कविताओं में से एक है बल्कि एक तरह से एक आइकन है। उसके बिना जो 1960 के बाद की हिंदी कविता है उसके बिना बात की चर्चा अधूरी हो जाती है रामदास के। पर रामदास को लेकर के राठी जी ने भी कविता लिखी है जो एक तरह से कह सकते हैं आज की भाषा, जो आलोचना की भाषा है उसमें, कि वो रामदास कविता का
डिकॉन्स्ट्रक्शन है। वो कविता का मैं थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ। वो रामदास का शेष जीवन नाम है उस कविता का। स्वाभाविक है कि नाम से ही साफ है हो रहा है कि वो व्यक्ति रामदास जो मारा गया था वो रामदास नहीं, वो दूसरा रामदास है। तो रामदास का शेष जीवन कैसा रहा उसके बारे में कविता है, थोड़ी लंबी कविता है। राठी जी भी दोनों तरह की कविताएं लिखते हैं, उनके यहाँ छोटी कविताएं भी हैं, बहुत छोटी कविताएं भी हैं और लंबी कविताएं भी हैं। तो यह कविता जो है रामदास का शेष जीवन, ये लंबी कविता है और शुरू में इसमें 2 पंक्तियां उसी रामदास की हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, उसकी हत्या होगी, रामदास में है। पर यहाँ एक कविता दूसरी तरह से शुरू होती है। इसमें है कि रामदास इकलौता न था, हालांकि जब उसकी हत्या हुई वह अकेला पाया गया। इसका आशय ही यही है कि रामदास जैसे चरित्र जिनकी हत्याएं होती हैं वो अकेले नहीं थे। और ये कविता एक तरह से भविष्य दृष्टि से भरी कविता है। और आज भी रामदास कविता के लिखी जाने के इतने वर्षों के बावजूद हमें देखते हैं कि समाज में कैसे जो निहत्थे लोग हैं उनकी हत्याएं भी लगातार हो रही हैं। और न सिर्फ हत्याएं हो रही हैं बल्कि ऐसे लोगों के प्रति समाज में एक असंवेदनशीलता और क्रूरता भी बढ़ रही है। ये जो दूसरी कविता है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये उस कविता का डिकॉन्स्ट्रक्शन है, वो इसी बात को राठी जी ने इसमें रेखांकित किया है। ये लंबी कविता है। आखिर में इस कविता इस तरह से इसका अंत होता है कि रात को जब हस्ब मामूल बच्चे टीवी पर थे और पत्नी खाना पका रही थी, रामदास ने सुबह वाले रामदास की शक्ल याद करनी चाहिए। यह रामदास भी है जो दूसरा रामदास है जो इस कविता में, वो जब सुबह जाता है अपने ऑफिस जा रहा होता है तो अब देखता है कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई और उसका नाम भी रामदास ही था। तो उसी का वृत्तांत है। रामदास ने सुबह वाले रामदास की शक्ल याद करनी चाहिए जिस पर चश्मा थी एक तिरछी से मुस्कान। क्या इसलिए कि उसे यह भ्रम था कि हत्या तो होगी मगर उसकी नहीं, होगा वह रामदास मगर और रामदास। चौके में पत्नी भी पूरी तरह आश्वस्त न थी, हालांकि रामदास सकुशल घर में था। उसने दाल लगा दी थी और सब्जी में नमक डालना भूल गई थी, हालांकि रामदास की लाश तक देखी नहीं थी। तो ये जो उस हत्या का जो असर है दूसरे रामदास के पूरे परिवार पर, पत्नी पर, राठी जी इस कविता में उसको पहचानते हैं कि कैसे जब हमारे समाज में कोई हत्याएं होती हैं या ऐसे जब किसी व्यक्ति की हत्या हो तो उसका असर कितना समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ता है। वे लोग जो वंचित होते हैं या जो मार्जिनलाइज्ड हैं, सीमांत जीवन जी रहे हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। हालांकि एक दिन और ज़्यादा जी लेने की उनकी जो उपलब्धि भरी जो उनका जो अनुभव होता है, जो तजुर्बा होता है, उसको सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन वह जो पीड़ा है, वह जो दंश है, वह जो आशंका है उस रामदास की हत्या की वजह से जो आशंकाएं पैदा हुई हैं समाज में, उससे वह भी या उसका परिवार भी अपरिचित नहीं रह पाता या उस पर भी उसका असर पड़ता है। आगे यही इसी कविता में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी, मगर उसे पता कैसे था? क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कोई पुश्तैनी अदावत? फिर जोड़ा पत्नी ने ही, मेरे ख्याल से वह भूल से ही मारा गया। मारने वालों की जिसकी तलाश थी वह शायद बच निकला। रामदास अंधेरे में देखना चाहने लगा पत्नी का मुख, जो कि संभव न था। तो कैसे एक व्यक्ति मारा गया है, उसको लेकर के उसी तबके के जो दूसरा रामदास है या कोई भी वो रामदास उसका नाम हो या आवश्यक नहीं, वो उसी जैसा व्यक्ति है, उसी का परिवार है, उसकी अपनी चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं। उसको लगता है कहीं ऐसा ना उसके साथ भी ये वाक़या ना हो जाए, लेकिन फिर मन में दिलासा देने का ये भाव रहता है कि नहीं वो तो कोई और होगा, किसी और वजह से मारा हो गया। तो राठी जी मैं देखता हूँ, जैसा कि मैंने
पहले कविता सुनाते हुए आपको कहा कि एक तरफ तो उनमें वह बोध है कि कविता या कला या शब्द सिर्फ दूसरों को संबोधित नहीं होता, वो आत्म को भी संबोधित होता है। लेकिन यहाँ इस कविता में ये जो रामदास का शेष जीवन है कविता में, उसमें राठी जी एक दूसरी दिशा की ओर संकेत करते हैं। ये उनके कवित्व की, उनके कविता की या उनका जो काव्यात्मक मिजाज है उसकी बड़ी पहचान है कि वो समाज में हो रही चीज़ों को भी उतनी ही गहनता और उत्सुकता से देखते हैं और पहचानते हैं जितना मनुष्य के अपने भीतर। मैं एक और शिल्प के स्तर पर भी राठी जी में कई तरह के नए प्रयोग हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, पारंपरिकता भी है, अपारंपरिकता भी है, कुछ निबंध का भी है। जैसे कि एक जो उनकी कविता है सोचना बोलना बताना, यह कविता भी एक ऐसे विषय के बारे में है जिस पर आम तौर पर कवि लिखने से हिचकते रहे हैं कि सोचना क्या है, बोलना क्या है और कहना क्या है, बताना क्या है, क्या इनके बीच में कोई अंतर संबंध है, क्या हम जिस तरीके से सोचते हैं उसको उसी तरीके से बता देते हैं और जो बताते हैं क्या वह बोलने में मौजूद रहता है। ये आम तौर पर ऐसा विषय है जिसके बारे में अमूमन कविता भी, कवि भी, बहुत सारे कवि मौन रहते हैं, पर राठी जी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और बड़े चिंतनात्मक और दार्शनिकता के अंदाज में वो अपनी बात कहते हैं। एक इसी का एक छोटा सा पैरा है, मैं सुना रहा हूँ आपको। यह एक निबंध हुआ जा रहा है पर उस शक्ल में नहीं, दरअसल बोलना एक निबंध है। आप और मैं पूरा निबंध नहीं बोल सकते क्योंकि एक तीसरी क्रिया अभी बाकी है, बताना। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था, मैं वह बोल नहीं रहा था जो मैं सोच रहा था कि मैं सोच रहा हूँ। तब यह होता है कि सोचने से पहले मैंने जो किया नहीं किया और किया चाहता हूँ या करूँगा इत्यादि, वह सब मुझे याद करना चाहिए, जो एक कठिन लगभग असंभव काम है और एक क्या वह अनेक कामों से मिलकर सुविधा के लिए एक कहलाने वाला काम है जिसमें थाह लेनी होगी उस प्रत्यक्ष या प्रतीयमान की जो फिर एक नहीं अनेक है। तो ये जो मनुष्य सोचता है, कहता है, बोलता है, उसमें कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये आसान से हम शब्दों में कह देते हैं कि उसने सोचा, उसने बोला, उसने कहा, पर ऐसा होता नहीं है। जो हम सोचते हैं उसको एक अनुशासन में बांधने के लिए और उसको एक तरतीब के साथ रखने के लिए भी बड़ी मशक्क़त, वैचारिक मशक्क़त की ज़रूरत होती है। तो राठी जी यहाँ भी करते हैं। और देखिए शिल्प जो है इसका बिल्कुल निबंध का है, यानी कि वो उस तरह से तथाकथित रूप से काव्यात्मक शिल्प नहीं है। तो एक शिल्पात्मक प्रयोग भी राठी जी में है। और मुझे लगता है कि हिंदी कविता में कई ऐसे कवि हैं जो बिल्कुल ही निबंधात्मक और गद्यात्मक मिजाज में कविता लिखते हैं। कई प्रयोग हुए हैं उनके, विष्णु खरे ने ऐसा किया है, रघुवीर सहाय तो पहले भी करते रहे हैं, मंगलेश डबराल ने किया है। तो इस तरह के प्रयोग भी एक राठी जी के यहाँ भी ऐसे प्रयोग हैं। और अब मैं आपको एक और कविता इसमें से सुनाता हूँ जो अलग अंदाज की है, और वो आप समझ लिए कि जिसको हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रे के अनुभव की है। और ये भी बताते हैं कि राठी जी का कितना, उनका जो फलक है वो कितना फैला हुआ है, उनकी कविता का जो फलक है वो काफ़ी फैला हुआ है। वो छोटी सी कविता है, मैं पूरा ही सुना देता हूँ। इस कविता का नाम है धूप। धूप ने कहा मुझे देखो सीधे नहीं, मैं हूँ उधर उस दीवार पर सामने चमक, मैं उधर खुनगी पर कोपल में ललछौही, मैं उधर 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 बहुत उधर सीधे नहीं। ये जो राठी जी के यहाँ जो ये है, मतलब एक विशालता है या जो वैविध्य है, वैविध्य जो है कि वो कविता उनके कई जगह से वो अपनी कविताओं के लिए विषय चुनते हैं। आवश्यक नहीं कि वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हालांकि उसकी भी कविताएं हैं,
पर कई बार जो आसपास हम सुबह धूप को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, और अब राठी जी, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि लंबे समय तक आपातकाल के दिनों में वो जेल में भी थे, और जेल में भी जो उन्होंने तिहाड़ में जो वक्त बिताया था उसको लेकर के भी यहाँ ये जो संपूर्ण कविताओं का संकलन है उसमें कुछ कविताएं हैं। लेकिन वह भी है कि वहाँ भी रखते हुए वो तिहाड़ में भी जो उनकी कविताएं हैं वो सिर्फ राजनीतिक चेतना वाली नहीं हैं, उसमें भी प्रकृति से, आसपास के जो जीवन है उससे जुड़ी कविताएं भी हैं। तो राठी जी का एक काव्य फलक विस्तीर्ण रहा है। वो हिंदी, समकालीन हिंदी के एक बड़े बौद्धिक भी हैं। वो चीज़ों को बौद्धिक नज़रिए से देखना, देखते हैं और समझते हैं। वह भी एक विरल दृष्टिकोण उनके पास है। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं, लिखी तो होंगी ही, प्रकाशित नहीं कराई हैं। मुझे लगता है कि जो कविताएं उनके पास हैं अभी अप्रकाशित रूप में, उसका एक संकलन भी उन्हें अवश्य अविलंब फटाफट प्रकाशित करा देना चाहिए। वे गद्यकार तो बहुत अच्छे हैं ही, निबंधकार भी बहुत अच्छे हैं, चिंतक भी बहुत अच्छे हैं, और चीज़ों को राजनीतिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों मसलों पर देखने का जो उनका नज़रिया है, सिर्फ राष्ट्रीय संदर्भ में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, ऐसे बहुत कम लोग हैं हिंदी में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को बराबर क्षमता के साथ देखते हैं। राठी जी उनमें हैं। उनकी लंबी सक्रियता के लिए वे लगातार अनुवाद करते रहें, लिखते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की बातचीत समाप्त करता हूँ। अक्सर राठी जी को मैं अक्सर निजी बातचीत में लगातार ही करता रहता हूँ, कहता रहता हूँ उनको अपनी सक्रियता जो थोड़ी सी उनकी किसी वजहों से कम हो गई थी, वो फिर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसकी न सिर्फ उन्हें बल्कि हिंदी को भी ज़रूरत है।